हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर या फिर बीकॉम के उन सारे सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए, सेमेस्टर्स के लिए बेसिकली, जहाँ की आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 पूछा जाता है। ये आपका बेसिकली मिड टर्म एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके पता लगाया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हर एक साल अगर कोई चेंज आएगा या फिर कोई चेंज्ड क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं 5 में से आएगा तो आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को अगर वो लोग चेंज करना चाहें तो चेंज भी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ये 5 ही क्वेश्चन आएंगे अगर चेंज क्वेश्चन भी अगर आता है तो। अब ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, उन पर डिस्कस करते हैं। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आप ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसको ध्यान से समझें, ध्यान से लास्ट तक पूरे वीडियो को देखें, तो मैं आपको ये गारंटी तो बिल्कुल दे दूंगा कि आपका जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 है, इसमें आप अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। कहने का मतलब, अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चन, 70 मार्क्स का अगर आपका पेपर है बीआरएफ पार्ट 2 का या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 का, तो कम से कम आपका 50 तो निश्चित ही निश्चित है। यानी कि 50 मार्क्स आपका कहीं गया नहीं है। अगर आप इसको देखते हो तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, लेकिन आपको ये मेरे साथ कमिटमेंट करना होगा, अदरवाइज़ आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। तो आपको अगर 50 मार्क्स तक चाहिए भाई, तो मैं जो ये 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ कर लीजिए। बस ज़्यादा समय का वीडियो है भी नहीं, लॉन्ग वीडियो है भी नहीं, सिंपल सा आपको ज़्यादा समय नहीं 20 से 30 मिनट देने हैं, एंड उसके बाद आपका 50 मार्क्स कहीं नहीं गया है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी नोट्स हैं चैप्टर वाइज मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ इन द PDF फॉर्मेट। तो चलिए बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन बड़ा सही है, प्रोसीजर के बारे में बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर का पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली इसको हिंदी में कहें तो आपसी सहमति। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सिंपल सा, आपसी सहमति। पार्टनर मस्ट फर्स्ट एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। पहली बात कि पार्टनर सहमत होना चाहिए कि हाँ भाई साहब मुझको पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है। दिस कैन बी डन थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट। हो सकता है कि ये लिखित रूप से हो या लिखित सहमति से हो सकता है वर्बल अंडरस्टैंडिंग हो। ये डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म आउटलाइन किया गया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। दूसरा प्रोसीजर या दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपने ले लिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि हाँ भाई सब सहमत हो गया है कि ये रीज़न है, या फिर सब लिखित रूप में कोई बोल रहा है कि भाई मैं लिखित रूप से दे रहा हूँ कि मुझे डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप, कोई मौखिक रूप से बोल रहा है कि मुझे डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप। सब एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई रिटन दे रहा है तो कोई वर्बल दे रहा है। दूसरा स्टेप नोटिस टू पार्टनर। पहला स्टेप क्या था, म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा स्टेप है नोटिस टू पार्टनर। अब नोटिस टू पार्टनर क्या होता है, आइए दोस्तों समझते हैं। नोटिस टू पार्टनर क्या होता है, बेसिकली पार्टनर को जरूरत पड़ता है कि ये एक रिटन नोटिस दे। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ज़रूरत है कि भाई वो रिटन नोटिस दें एक दूसरे को कि क्या उनका इंटेंशन है, इरादा क्या है, भाई किस वजह से आप डिसॉल्व कर रहे हो पार्टनरशिप, इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है आपका। द नोटिस पीरियड इज टाइपिकली स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये जो नोटिस पीरियड है ना, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में खास तौर से दिया गया रहता है, तो इसमें डरने की बात नहीं। यानी कि पहला 2 स्टेप हमने समझ लिया पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का, पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट और दूसरा नोटिस टू पार्टनर। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब आपसी सहमति। आपसी सहमति का 2 रूप हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों। नोटिस टू पार्टनर, सारे पार्टनर्स को एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है। बात करते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप दे रहा है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स को जरूरत है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, जितने भी आपके कर्जे हैं, जितने भी आपके डेट्स हैं, इन डेट्स को चुकाओ भाई।
दे मस्ट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द पार्टनरशिप एसेट अमॉन्ग देमसेल्फ, और अगर कोई एसेट है तो आपस में बांट लो मेरे भाई। चौथा स्टेप है लीगल फॉर्मेलिटीज। तो 3 स्टेप हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा स्टेप था हमारा नोटिस टू पार्टनर, तीसरा स्टेप सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। लाइबिलिटीज सबका चुका दो, कर्ज सबका मुक्त करो भाई, कर्ज जिससे जिससे आप लिए हो सबका कर्जा मुक्ति करो, और उसी में आप क्या कर दो कि जो भी एसेट्स कंपनी के हैं ना आपस में बांट लो मेरे भाई। चौथी बात करते हैं, चौथे स्टेप के बारे में बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। तो चौथा स्टेप है लीगल फॉर्मेलिटीज। डिपेंडिंग ऑन लोकल लॉज एंड रेगुलेशन, पार्टनर्स को जितने भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइल करना होगा ऑफिशियली, अगर आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है तो। अब इसमें क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन पेपर को फाइल करना विथ रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया मेरे भाई। पांचवें स्टेप की बात करते हैं। तो पांचवा स्टेप है मेरे भाई टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को टर्मिनेट करो, खत्म करो, खेल ही समाप्त करो। पार्टनर शुड वाइंड अप द बिजनेस ऑपरेशन। अब पार्टनर्स को वाइंड कर देना होगा बिजनेस ऑपरेशन को, बैंक अकाउंट बंद, सेटल कर देना होगा जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, और कस्टमर को, सप्लायर को और अदर स्टेक होल्डर्स को जग जाहिर कर दो कि अब से मेरा बिजनेस बंद, ठप, हमारा पार्टनरशिप बंद। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप के दरवाजे अब आप सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद, क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस ऑपरेशन ही कर दे रहे हैं बंद, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ को टर्मिनेट करना है और सबको जगजाहिर कर देना है कि मेरा बिजनेस एक्टिविटीज़ अब से बंद। आगे बात करते हैं। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दिखने में तो एक जैसे रखते हैं टॉपिक, बट हैं दोनों अलग अलग। बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशनशिप। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप है इसको ख़त्म कर देना, जो कि किसके बीच में है, अलग अलग पार्टनर्स के बीच में है जो कि बिजनेस को कंडक्ट करा रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स एंडिंग कोलेबोरेशन। इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कोलेबोरेशन का एंड, अकाउंट का सेटलमेंट और एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स के बीच में। ये होता है बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कहने का मतलब है रिलेशनशिप का एंड हुआ है, बिजनेस ऑपरेशन का नहीं। बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो लीगल एंटिटी होता है जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा फॉर्म किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ना केवल रिलेशनशिप का खात्मा करता है या रिलेशनशिप को एंड कर देता है, साथ ही साथ बिजनेस ऑपरेशंस को भी बंद कर देता है। इसमें लिक्विडेटिंग एसेट्स आ जाता है, लाइबिलिटीज को सेटलमेंट आ जाता है और फर्म के ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है मेरे भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ मेकर, एक्सेप्टर एंड इंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर का अधिकार बताना है, एक्सेप्टर का अधिकार बताना है और इंडोर्सर का अधिकार बताना है। चलिए सबके अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है मेकर। मेकर का क्या अधिकार होता है, तो जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो उसका जो मेकर होता है, मतलब जो प्रॉमिसरी नोट है या फिर जो चेक है उसका जो मेकर है वो वह व्यक्ति होता है जो कि प्रॉमिस करता है स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी को पे करने का टू द पेई। द मेकर हैज़ द राइट टू इन्फोर्स पेमेंट फ्रॉम एनी पार्टी। मेकर के पास अधिकार होता है किसी भी पार्टी से पेमेंट इन्फोर्स कराने का, वो पार्टी जो कि लायबल होता है इंस्ट्रूमेंट को लेकर उसके मैच्योरिटी के अपॉन। द मेकर कैन ऑल्सो ट्रांसफर देयर राइट टू अनदर पार्टी। हो सकता है कि ये मेकर दूसरे पार्टी को अपना अधिकार ट्रांसफर कर दे। कैसे? इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करके। दूसरा है एक्सेप्टर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टर जो है टाइपिकली क्या करता है, टाइपिकली द ड्रॉवी हु एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन, जो कि एक्सेप्ट करता है ऑब्लिगेशन टू पे का द अमाउंट स्टेटेड ऑन द बिल। वंस एक्सेप्टेड, एक बार जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो एक्सेप्टर जो है वो प्राइमरी लायबल हो जाता है उसके पेमेंट के लिए, यानी कि अब एक्सेप्टर को उसका पेमेंट करना पड़ता है। द एक्सेप्टर हैज़ द राइट टू इन्फोर्स पेमेंट फ्रॉम प्रायर पार्टीज। अपने से पहले पार्टी से भी वो पेमेंट इन्फोर्स करा सकता है, जैसे कि ड्रॉवर। तीसरा पार्टी है इंडोर्सर। इंडोर्सर क्या होता है? इंडोर्सर वह पार्टी होता है हु साइंस द बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन करता है अपने ऑनरशिप राइट को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे व्यक्ति को। द इंडोर्सर जो होता है क्या करता है, वादा करता है पेमेंट का टू सब्सिक्वेंट होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है बाय द मेकर या फिर एक्सेप्टर, तो इंडोर्सर जो है वो लायबल होता है पेमेंट करने के लिए टू द सब्सिक्वेंट होल्डर, आगे मतलब कि जो उसका होल्डर होगा उसको पेमेंट, यानी कि आपको अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट के होल्डर को पेमेंट करना है।
द इंडोर्सर कैन इन्फोर्स पेमेंट अगेंस्ट प्रायर पार्टीज इफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ऑनर्ड। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑनर नहीं होता है तो इंडोर्सर क्या कर सकता है, अपने से पहले पार्टीज को इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट के लिए। बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये रहा। आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीआरएफ पार्ट 2 का, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मेंशन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द लायबिलिटी ऑफ पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज टर्मिनेटेड। वो सारी स्थितियाँ बताइए जिस स्थितियों के अंतर्गत जो पार्टीज के का लायबिलिटी होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उन पार्टीज का लायबिलिटी टर्मिनेट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये पहला तरीका है डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है वो पार्टी का नाम कैंसिल कर देता है, किस पार्टी का नाम, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर मेंशन है उस पार्टी का अगर नाम वो कैंसिल कर देता है, किस इंटेंशन से, उसको डिस्चार्ज करने के इंटेंशन से, मतलब किसको, जो उस जिसका उस पार्टी जिसका नाम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर है उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के उद्देश्य से उसका नेम कैंसिल कर देता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर, तो ऐसे पार्टी सच पार्टी हुज नेम हैज़ बीन सो कैंसल्ड एंड दोज पार्ट्स who had right to recourse against the party whose name has been cancelled, वो डिस्चार्ज हो जाता है लाइबिलिटी से टू द होल्डर who had thus cancelled the name। दूसरा तरीका है डिस्चार्ज बाय रिलीज। इसका मतलब क्या होता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होता है ना, ये मेकर को डिस्चार्ज कर सकता है, एक्सेप्टर को डिस्चार्ज कर सकता है या फिर इंडोर्सर को डिस्चार्ज कर सकता है, अदरवाइज देन बाय कैंसिलेशन ऑफ नेम। कैंसिलेशन ऑफ नेम के अलावा सेक्शन 63 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्चार्ज बाय रिलीज। इस सेक्शन के हिसाब से हर एक प्रॉमिसी जो है मे डिस्पेंस विथ और रेमिट होल और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम। ऐसे केस में डिस्चार्ज बाय रिलीज में क्या कर सकता है, वो चाहे तो उसको और टाइम दे सकता है पेमेंट का, अदरवाइज अगर आप उतने में पेमेंट नहीं करोगे, उतने टाइम में पेमेंट नहीं करोगे तो आपका लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये होता है डिस्चार्ज बाय रिलीज। अगला है डिस्चार्ज ऑफ रिलीज ऑफ पेमेंट। सबसे कॉमन मोड ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, पेमेंट करके। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपका लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। पेमेंट एक इफेक्टिव तरीका है डिस्चार्ज का, जब पेमेंट होगा तभी ये मेथड आता है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विथ अपरेंट टेनर of instrument is good faith without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned। तो पेमेंट कर देंगे, रिलीज हो जाएंगे आप सारे तरह के लाइबिलिटीज से। बात करते हैं अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरे दोस्तों। हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज डिस्ट्रिक्ट फोरम कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, गिव इन ब्रीफ द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम इन सेटिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 का है, अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अ डिस्ट्रिक्ट फोरम इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम कॉन्स्टिट्यूट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर के मामलों को एड्रेस करने के लिए। इसमें आपका प्रेसिडेंट आता है और 2 अदर मेंबर्स आते हैं जिनमें कि एक महिला होनी चाहिए। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ पर्सन, प्रेसिडेंट एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि एलिजिबल हो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। एंड अदर मेंबर जो हैं उनके पास भी उनका बैकग्राउंड किस क्षेत्रों से हो, लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और कंज्यूमर अफेयर्स। वो प्रोसीजर जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम द्वारा फॉलो किया जाता है कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटल करने में जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। पहला होता है कंप्लेन फाइल करना। जो एग्रीव्ड कंज्यूमर हैं, जिसके साथ गलत हुआ है भाई, वो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम के साथ, जिसमें कि डिस्प्यूट का जो मुद्दा है उस मुद्दे का पूरा डिटेल दिया रहता है और रिलीफ दिया रहता है। नोटिस टू अपोजिट पार्टी, दूसरा स्टेप है अपोजिट पार्टी को नोटिस देना। डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करता है, एक नोटिस देता है उस पार्टी को जिस पार्टी के अगेंस्ट केस किया गया है, उनको एक मौका देता है रिस्पॉन्ड देने का। तीसरा स्टेप है हियरिंग। दोनों पार्टीज अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं और एविडेंसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम के सामने। अब कंज्यूमर कैन रिप्रेजेंट देमसेल्फ और बी असिस्टेड बाई लीगल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन। अब कंज्यूमर जो है अब खुद ना जाके किसी दूसरे व्यक्ति को
जो कि उसको रिप्रेजेंट करता हो उससे मदद लेकर, यानी कि लॉयर वगैरह से मदद लेकर अपना पक्ष रख सकता है। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उसके बाद क्या करेगा, जो भी एविडेंसेस दोनों पार्टीज देंगे उनको एग्जामिन करेगा एंड में समन विटनेस इफ नेसेसरी, और विटनेस को समन भी कर सकता है, समन जारी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ता है तो। एक्सपर्ट ओपिनियन कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है ये एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन ले सकता है स्पेसिफिक केस में अगर ज़रूरत पड़ता है तो। अगला स्टेप है डिसीजन। सारे मामलों को ध्यान में रखने के बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसीजन करता है मैटर पे। इट कैन ऑर्डर कंपनसेशन, हो सकता है कि ये कंपनसेशन ऑर्डर करे, रिफंड ऑर्डर करे, या कोई उचित कार्रवाई करे कंज्यूमर के राहत के लिए। अगला स्टेप होता है टाइम फ्रेम। डिस्ट्रिक्ट फोरम को जरूरत पड़ता है कि वो अपना डिसीजन ले स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। आमतौर पे 3 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम को डिसीजन लेना होता है, जो कि 5 महीने तक बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर रीज़न रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कुछ रीजन्स की वजह से। अपील, अगर इफ़ आइदर पार्टी, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर पार्टी डिससेटिस्फाई होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से, तो वो स्टेट कमीशन को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर अंदर। तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इसके ये अलग अलग स्टेप्स थे या प्रोसीजर्स थे। अब बात करते हैं अपने लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जो कि बहुत सालों से अगर चेंज अगर है तो यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल कमीशन क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल के प्रोसीजर को बताइए ऑफ कंप्लेंट बाय नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक हाईएस्ट एपिलेट बॉडी होता है। हाईएस्ट एपिलेट करने का मतलब है कि अगर लास्ट जो एपिलेट बॉडी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो आपका नेशनल कमीशन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप जहाँ अपील करोगे वो है सुप्रीम कोर्ट। इस्टेब्लिश टू एड्रेस, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है कंज्यूमर की शिकायतों को सुनने के लिए और उनके मुद्दों को समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये एक कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म का ही ये एक हिस्सा है और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कंज्यूमर के अधिकारों को बचाने में। द प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट बाय नेशनल कमीशन टाइपिकली इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। अब किस तरीके से डिस्पोजल होगा कंप्लेंट का बाय नेशनल कमीशन। पहला प्रोसीजर में स्टेप जो है वो है फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट। कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है डायरेक्टली नेशनल कमीशन से अगर वैल्यू गुड्स का और सर्विसेज का उस कंपनसेशन के हिसाब से है जो कि नेशनल कमीशन मांगता है, एक्सीड अ स्पेसिफाइड अमाउंट सेट बाय द एक्ट, जो कि एक्ट द्वारा सेट किया गया है। द कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। कंप्लेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फाइल होने चाहिए, किसके साथ, रिक्वायर्ड फीस के साथ 50% जो कि होता है। प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी, उसके बाद जो नेशनल कमीशन है वो एक प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी करेगा उस कंप्लेंट का, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है और कंप्लाई करता है नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ। अगर कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है तो ये इसी स्टेज पर क्या कर सकता है नेशनल कमीशन, उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है। नोटिस टू अपोजिट पार्टी, एक बार कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगा तो नोटिस जो है वो अपोजिट पार्टी को इशू करेगा नेशनल कमीशन, उसको एक बार चांस देगा सेलर को। रिस्पॉन्स एंड काउंटर रिस्पॉन्स, द अपोजिट पार्टी सबमिट्स इट्स रिस्पॉन्स, उसके बाद जो अपोजिट पार्टी है अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगा टू द कंप्लेंट एंड जो कंप्लेनेंट है उसके पास एक मौका होगा काउंटर रिस्पॉन्स करने का अगर ज़रूरत पड़ता है तो। एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, तथ्य रखेंगे, सबूत रखेंगे नेशनल कमीशन के सामने। दिस में इंक्लूड, अब इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, विटनेसेस गवाह हो सकते हैं और लीगल सबमिशंस हो सकते हैं। उसके बाद हियरिंग होगा। अब नेशनल कमीशन क्या करेगा, एक हियरिंग कंडक्ट कराएगा जहाँ की दोनों पार्टीज अपने केस को ओरली बताएंगे, मौखिक रूप से बताएंगे एंड रिस्पॉन्ड करेंगे उन सारे प्रश्नों का, उन सारे क्लैरिफिकेशंस का जो कि कमीशन कर रहा है। डिसीजन, आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस, सबूतों को कंसीडर करने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स को, तथ्यों को कंसीडर करने के बाद नेशनल कमीशन अपना जजमेंट देगा, अपना निर्णय देगा, अपनी कार्रवाई करेगा। और वो जो डिसीजन है में इन्वॉल्व डायरेक्टिंग द अपोजिट पार्टी, इसमें हो सकता है कि ये अपोजिट पार्टी को डायरेक्ट करे कि वो कंपनसेशन करे, रिप्लेसमेंट करे या अप्रोप्रिएट रेमेडी दे कंप्लेनेंट को, ठीक है। उसके बाद इन्फोर्समेंट, नेशनल कमीशन ऑर्डर इज़ लीगली बाइंडिंग, नेशनल कमीशन का ऑर्डर जो है वो कानूनी रूप से बाध्य होता है एंड अपोजिट पार्टी को कंप्लाई करना पड़ता है उन
डायरेक्शंस के साथ जो कि जजमेंट में प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप ऐसा करते हो, फेल हो जाते हो उसके जजमेंट के हिसाब से चलने में, तो आपको पेनल्टी भरना पड़ जाएगा। अपील, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी नेशनल कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके पास विकल्प है कि वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं अपने केस के रिगार्डिंग। सो ये सारे प्रोसीजर्स थे ऑफ नेशनल कमीशन। सो उम्मीद है ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके BRF पार्ट 2 के सेमेस्टर एग्जामिनेशन और मिड टर्म एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर चेंज करना होता है अगर क्वेश्चंस एग्जामिनर्स को, तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।